जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन समझा दी थी। इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में वो भी समझा दिया था, और क्यूब कॉम्बिनेशन भी समझाया था। याद है कि भूल गए? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सेल। कोई मुझे बताएगा सेल क्या होता है? मैं बायोलॉजी वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सर्किट में जो ईएमएफ प्रोवाइड करता है उस डिवाइस की बात कर रहा हूं। तो यार मैंने ही बता दिया सब कुछ, तो रह क्या गया? व्हाट इज सेल? इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। सेल क्या करता है बच्चों? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके पास केमिकल एनर्जी कहां से आई बच्चों? केमिकल एनर्जी इसलिए आई क्योंकि उसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ या ना? ये बात मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में भी समझा दी थी। केमिस्ट्री में जब हमने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी। कोई दिक्कत? क्या मैं बोल सकता हूं इट इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ? देखो ईएमएफ के बारे में मैंने पूरी एक सेपरेट क्लास ली थी, याद है कि भूल गए? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों में रिलेशन और डिफरेंस टेबल बताया था कि नहीं? इसी चैप्टर में समझाया था, याद करो। ठीक है, तो सेल जो है एक ईएमएफ का सोर्स है। क्या सेल बैटरी में जो भी है, सेल या बैटरी, सर्किट में जब हम सेल जोड़ देते हैं उसके अंदर से करंट निकलता है, घूम के वापस आ जाता है। एक्चुअली फ्लो कौन कर रहा है, करंट या इलेक्ट्रॉन? ये तो सबको पता है। तो बच्चों सेल कर क्या रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है? क्या सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो घूम के वापस उसमें आ जा रहे हैं? नहीं, ये कोई सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। तो कर क्या रहा है ये फिर? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भागने में, दौड़ाने में, मूव करवाने में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या वर्क डन कर रहा है। सेल डू सम वर्क टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one point to another in the circuit, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सके। ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के मूव होने का, इसको कंटिन्यू करने का काम किसका है? सेल का। ये लगातार क्या करता रहता है? एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, जो सेल हमको दे रहा है उसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ? मैंने एक बार तुम्हें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क बताया था, याद करो जरा। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है बच्चों? भूल गए ना सब कुछ? फिर बताना पड़ेगा। या तो जाके पीछे का लेक्चर देख लेना, या फिर अभी मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूं, फिर ध्यान से देख लो। बच्चों देखो, ईएमएफ जो है ना, हम तब वर्ड यूज करते हैं जैसे मान के चलो सेल, पहले बताओ सेल दिखता कैसा है? इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। एक इलेक्ट्रोड ये रही और एक इलेक्ट्रोड ये रही। सॉरी, ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर। इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मुझे नहीं पता,
उसके लिए आप मेरे केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वीडियोस के लेक्चर देखिए ना। लेकिन अभी बस ये समझ लो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड्स में केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, मतलब मुझे इसको बिजली देने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए? तो बच्चों यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर की तरफ अगर जा रहे हैं तो सोचो करंट किधर जा रहा होगा, इधर, और ये रहा इसका रेजिस्टेंस आर। हाँ या ना? क्या सेल का खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? सोच के देखो, क्या सेल का खुद का कोई रेजिस्टेंस होता है? हाँ, सेल ऑल्सो हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद रहेगा। अब इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज ड्यू टू, क्यों है भैया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा लिया है? या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। या फिर टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड्स का, वो वाला जो कि डूबा हुआ है, जो इमर्ज्ड है, ये वाला एरिया, समझ पा रहे हो? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in the solution। और भी इसके अलावा कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ गया? तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, अगर इस टर्मिनल से चार्ज 1 यूनिट चार्ज निकल के वापस घूमकर यहीं पे आ जाता है इसी इलेक्ट्रोड पे, तो उसको क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ में आ गया? तो और अगर मान लो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का चेक करें खाली, तो यहां से यहां तक का, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर कोई भी दो पॉइंट के बीच में अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। अगर मान लो वो सीरीज में है तो जरा सोच के देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप फाइंड कर सकते हो, जो कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल प्रोवाइड करता है। अब याद आया कुछ? मतलब आप ये समझ लो, सेल जो है ना वो अभी यूज में नहीं है, वो क्लोज सर्किट में नहीं जोड़ा गया, अभी ओपन सर्किट में ही है, तब उसका ईएमएफ जो मैक्सिमम वाला होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो होता है ईएमएफ। समझ में आ गया? लेकिन जब जैसे ही आप उसको किसी सर्किट में जोड़ देते हो तो उसका खुद का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उसकी वजह से ईएमएफ कुछ कम हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे। तो बच्चों मैं इसमें ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेना, चलते हैं आगे। तो मैं बात कर रहा था बच्चों ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ? इट इज the amount of work done per unit charge in moving 1 unit charge from one electrode to moving 1 unit charge
इन वन फुल रोटेशन कह लो या वन फुल साइकिल कह लो, समझ में आ गया, या वन राउंड ट्रिप कह लो, या वन फुल राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है जिस इलेक्ट्रोड से चार्ज वन यूनिट निकला घूम के वापस वहीं तक आ गया, उसमें जो भी वर्क डन लगा ना पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग वन यूनिट चार्ज in one full rotation or round trip in the through the circuit इसमें एक की पॉइंट हमें और ऐड करना है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। समझ में आ गया, जब ये क्लोज सर्किट में नहीं है, जब हमने इसको किसी भी यूज में नहीं ले रखा है। समझ में आ गया, चले आगे। अच्छा, ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ वोल्ट ही होती है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में नापते हैं और ईएमएफ को भी वोल्ट में नापते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म, चलो कुछ तो पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, ये आपको डिनोट करते हैं ई से, थोड़ा गंदा बन गया है, ई से। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद रहेगा। चले आगे। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है जो निकल के फ्लो हो रहा है, इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग चार्ज। और कौन सा चार्ज यहाँ पे फ्लोइंग में, इलेक्ट्रॉन, इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, मैं इसको कैथोड या एनोड नाम से नहीं बुला रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड को कैथोड या एनोड के नाम से रटते नहीं है। हम बस ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पे हो रहा है, उस हिसाब से नाम दे देते हैं। तो याद रखना कि जो चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से निकलेगा और कहां तक जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड एंड्स एट पॉजिटिव टर्मिनल in the circuit outside the cell। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। सेल के बाहर की बात अगर हम करें तो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव में एंटर कर जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अरे भूल गए क्या, जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें तुमने यहाँ बैटरी लगा दी, तो जनरली करंट तो यहां से निकलता है, पर इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है ना उल्टा उसका, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव में जाता है ना। तो ये नेगेटिव टर्मिनल यही वाला है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है। तो जनरली बैटरी ऐसे बनाई जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा छोटा और थिक बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप में पूरा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। पर हम यहाँ पे सर्किट में पूरा ये तो नहीं बना सकते ना, तो खाली ये दो इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं, पॉजिटिव वाली थोड़ी सी बड़ी, नेगेटिव वाली छोटी और थिक। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो सेल के जो बाहर है वहां पे अगर तुम देखोगे तो जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है, चेक करो। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, घूम के वापस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इसी पर आ रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जा रहा बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। बट इनसाइड द सेल द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चले आगे।
अब बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये रेज कर दूं, ये रेज कर दूं। बच्चों जरा चेक करो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्या वो सेम होगा? क्या सेम होगा? कैसे सेम होगा? वोल्टेज कैसे सेम हो जाएगा? करंट सेम है ना। जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो क्या सेम होता है? करंट। लास्ट क्लास में ही समझाया था। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और V2 होगा। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो आप फाइंड कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अगर यहाँ और भी कंपोनेंट्स होते तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता। वो अलग बात है कि उस सबको जोड़ दोगे तो वो इस V के इक्वल आ जाएगा, EMF के इक्वल आ जाएगा। हाँ या ना? तो यही फर्क है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में। देखो मेरी बात फिर से सुन लो। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, मैंने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस समझाया था। आज तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी समझ में उस दिन नहीं आया, और ना ही तुम घर पे पढ़ रहे हो, ना ही तुम नोट्स बना रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में, सर्किट के अंदर एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B, A पॉइंट से B पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन लगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वो समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और उससे दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क डन लगा, तो वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? देखो अब तुम्हें थोड़ा अजीब तो लग ही रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वर्क डन अपॉन चार्ज है और EMF का फॉर्मूला भी वर्क डन अपॉन चार्ज है, इसीलिए तुम दोनों इन दोनों को सेम समझते आ रहे हो। और तो और ये भी वोल्ट में ही नापा जाएगा भाई, V1 की जो भी वैल्यू आएगी वोल्ट में ही नापोगे, और EMF भी वोल्ट में ही नापा जाता है, इसलिए भी तुम्हें वो सेम लग रहा है। लेकिन सेल से जो चार्ज निकला, जो भी है, इधर से ले लो या इधर से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से निकलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से निकला और पूरा घूमकर वापस वहां तक पहुंचा, उसमें जो वर्क डन लगा वो ये है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन लगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब समझ में आ गया? अब आ गया समझ में बच्चों? और इसकी SI यूनिट भी क्या होगी बच्चों? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब एक मजे की बात सुनो बच्चों, अगर एक मान लो V1 और V2 को मैं ऐड कर दूं, क्या वो V के इक्वल आ जाएगा? हाँ। और अगर मैं V1 और V2 को ऐड कर दूं तो V तो आ जाएगा, क्या ये V EMF के इक्वल होगा? जल्दी बोलो, दिमाग लगा के। आपने V1, दो ही कंपोनेंट है, उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दिया, बैटरी का पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। हाँ या ना? यानी V यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, V के इक्वल आ जाएगा। क्या वही बैटरी का EMF है? नहीं, अभी भी बैटरी का EMF बड़ा है V से,
पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बैटरी का खुद का भी तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि फिर से सुन लो, अगर एक टर्मिनल से चार्ज निकलकर वापस उसी टर्मिनल तक आता है इन एन ओपन सर्किट, जब बैटरी यूज में नहीं है, वो होता है ईएमएफ। और अगर बैटरी के एक टर्मिनल से निकलकर चार्ज पूरा सर्किट में घूमकर वापस उसी टर्मिनल तक आता है इन अ क्लोज सर्किट, तो वो बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। यानी सेल के अंदर भी दोनों चीजें यूज हो रही हैं, ईएमएफ भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कब बोलेंगे हम? जब सेल क्लोज सर्किट में होगा, जैसे अभी है। और अगर ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमने ये ऑफ कर दिया, उस केस में V और E इक्वल हो जाएंगे। ओनली इन दैट केस V विल बी इक्वल टू E। कब? जब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस उसका लग ही नहीं रहा। आएगा समझ में? मतलब सेल पैकेट में बंद है जो आप खरीद के लाते हो, उसको भी यूज में नहीं किया हुआ है, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, एंड दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी कुछ याद नहीं आया? मैं लिख देता हूं भाई, तुम पे तो भरोसा करना बेकार है। फिर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह यूज हो रहा है, देख रहे हो? सेल में भी यूज हो रहा है, और 2 पॉइंट रैंडम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसमें भी यूज हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन ईएमएफ वर्ड सिर्फ सेल में तब यूज होता है जब वो ओपन सर्किट में होगा। समझ में आ गया? यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ये मैंने अभी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving 1 unit charge from one terminal through whole circuit and returns 1 unit charge from one terminal to through whole circuit and returns again to same terminal in one returns to same terminal in open circuit। समझ में आ गया? यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज ईएमएफ। समझ में आ गया? तो E और V कब इक्वल होंगे बच्चों? ओनली व्हेन इंटरनल, दो ही केस हैं, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब कि आइडियल सेल है, और या फिर ओपन सर्किट होगा। कैसा होगा बच्चों? नहीं आया समझ में? अब आ गया समझ में? अच्छा, इसको लिख लोगे, इरेज कर दूं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है बच्चों? अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हो सकता है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये जो हम V लिख रहे हैं, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू थ्रू होल सर्किट एंड रिटर्न्स अगेन टू द सेम टर्मिनल इन क्लोज्ड सर्किट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लोज सर्किट में मतलब कि हम उससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं? करंट is drawn from the cell। I hope तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया बच्चों तो कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। चलें आगे। तो बच्चों अब देखो, कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो सेल होता है इसका एक ईएमएफ होता है जिसको हम डिनोट करेंगे ई से,
मैंने E1 लिख दिया है, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, बोलो हाँ। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे साइड में नीचे छोटा सा डिनोट कर देंगे, इसको बोल देंगे R1। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, कोई दिक्कत? यानी अभी तक हम लोग जिंदगी में क्या करते आए थे, बस खाली सेल बना देते थे, लिख देते थे 6 वोल्ट हो गया। लेकिन अब हम कैसे बनाएंगे सेल को, ऐसे ईएमएफ ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे, ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। करंट कहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, दोनों में से कोई एक डिनोट कर दो, काफी है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसमें सेल का ईएमएफ बड़ा है या वोल्टेज, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, पक्की बात है। कौन बड़ा है बच्चों? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा है, हाँ या ना? वो भी क्लोज सर्किट में है ना यार, अभी भी कंफ्यूज मत हो भाई, क्लोज सर्किट की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर मुझे V और E इक्वल लिखने हैं, तो क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और वो माइनस क्या करना पड़ेगा, IR। एंड व्हाट इज I? I इज द करंट एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी सेल के ही थ्रू जो करंट पास हो रहा है ना, और सेल का ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वो ईएमएफ में से माइनस कर दे तब इसके बराबर होगा। अब तो सही है? तो इस हिसाब से बच्चों बताना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका, IR इज इक्वल टू E माइनस V, R इज इक्वल टू E माइनस V बाय I। कुछ समझ में आया? यहां से आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। और भी फॉर्मूले निकाल सकते हो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वही करंट पूरे सर्किट में होकर भी आ रहा होगा। यही करंट जो यहां से निकल रहा है, ये पूरे होल सर्किट से होकर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, और उसमें पता नहीं कितने रेजिस्टेंस होंगे, कितना क्या होगा। तो मान लेते हैं बच्चों, लेट कैपिटल R बी द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना? यही वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो चेक करो क्या बन जाएगा, ये R इज इक्वल टू E माइनस आई आर अपॉन I। सही है गलत है? अब बच्चों चेक करो, R इज इक्वल टू कितना हो गया, E बाय I माइनस और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया? और यहां से आप लोग करंट भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ करंट फाइंड करना है तो I विल बी इक्वल टू, यहीं से आ जाएगा, E माइनस V बाय R, E माइनस V बाय स्मॉल r। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, यहां से आपके पास करंट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास ये एक तरीका है। चले आगे, याद रहेगा। इसके अलावा करंट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी है बच्चों, देखो E इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अभी मैंने आपको बताया था। और हम जानते हैं कि V का फॉर्मूला क्या है, आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब आप चेक करो, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू E। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी I तो सेम ही है ना, I तो जो सेल से पास हो रहा है और जो पूरे सर्किट से पास हो रहा है वो तो सेम ही है। तो I कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R प्लस R इज इक्वल टू E। देखो कैपिटल R और स्मॉल r समझ में आ रहा है ना, ये है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बट कैपिटल I स्मॉल I का कोई सेंस नहीं है, वो तो सेम ही करंट है पूरे सर्किट में। तो यहां से करंट का एक और फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, EMF अपॉन R प्लस R, जो कि बिल्कुल सही भी है। बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, अगर हम ओम्स लॉ भी लगाते हैं तो V इज इक्वल टू IR आता है जनरली, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो अगर आप कंप्लीट EMF ले रहे हो V के बजाय, तो नीचे भी रेजिस्टेंस कंप्लीट ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये याद करने में आपको आसानी होगी अगर आप कॉन्सेप्ट लगाकर इसको याद करोगे। कोई दिक्कत? चले आगे।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल का कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस का पढ़ा था। तो सेल सीरीज में भी होते हैं और सेल पैरेलल में भी हम लगा सकते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। करें शुरू बच्चों। बच्चों मान लो यहां पर एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा और ये दोनों तुम देख सकते हो सीरीज में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप इसको डिफाइन कैसे करोगे। मैं बोल के बता दे रहा हूं, लिख लोगे या मैं यहां पे लिखूं। When the negative terminal of one cell is attached or connected to the positive terminal of another cell through a same wire, then the cells are connected in series. एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एक ही तार से, तो वो माने जाएंगे सीरीज में। कोई दिक्कत? एंड सो ऑन, आगे और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। बच्चों मान लो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं बच्चों है हमारा E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इसका जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इनको कंबाइन करके बच्चों कैसा दिखेगा, इसका जो ईएमएफ होगा उसको हम क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोलो हाँ। और यहां पर आ जाएगा पॉइंट ए, यहां पर आ जाएगा पॉइंट सी, हाँ या ना। तो हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ही तो फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? अब फटाफट बताओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय VAB। दोनों के अक्रॉस करंट, देखो मैं यहां पे बता देता हूं, करंट इज सेम इन बोथ सेल्स जब वो सीरीज में जुड़े होंगे। ये बात समझ में आ गई? तुम लोग ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो करंट सेम फ्लो होता था, वहां पर भी, यहां पर भी वही हो रहा है, नो डाउट। पर ये रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये सेल है, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। बट फिर भी इन दोनों में सेम ही करंट फ्लो होगा, कोई दिक्कत। बट पोटेंशियल डिफरेंस is different across both cells। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अलग अलग ही होगा, ये बात याद रखना, कोई दिक्कत। चले आगे। अब चेक करो बच्चों, VAB कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 which is equal to VA minus VB। और बच्चों V is equal to क्या होता है, E माइनस IR होता है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, EMF ऑफ 1 माइनस IR1। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरीके से बच्चों अगर ये इक्वेशन 1 है तो VBC कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल नंबर 2, वो अलग होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VC व्हिच इज इक्वल टू EMF माइनस IR2, ER2 माइनस IR2। कोई दिक्कत? लेकिन हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इक्विवेलेंट EMF एंड रेजिस्टेंस, मतलब मुझे VAC फाइंड करना है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चेक करो, VAB प्लस VBC अगर फाइंड करोगे तो VAC आ जाएगा। कैसे? चेक करो, VAB की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB प्लस VBC की वैल्यू क्या है, VB माइनस VC। गया, क्या बचा, VA माइनस VC, तो ये VAC तो हुआ। अगर आप VAB को VA माइनस VB लिख रहे हो और VBC को VB माइनस VC लिख रहे हो तो VA माइनस VC क्या हुआ, VAC। हाँ या ना। तो अगर आपने LHS वाली वैल्यू ऐड करी है तो चेक करो RHS वाली वैल्यू भी तो ऐड करोगे, करो जरा। VAC will be equal to E1 minus IR1
प्लस E2 माइनस IR2, हाँ या ना? तो बच्चों V इक्विवेलेंट, या हम इसको E इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, EMF, सॉरी V ही रहने दो इसको। V नेट इज इक्वल टू, चेक करो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, हाँ या ना? इससे आपको क्या आइडिया लगा? इस इक्वेशन से क्या आइडिया लगा? देखो बच्चों चेक करो, हम जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, हाँ या ना? इसी इक्वेशन को जरा इससे कंपेयर करना, V नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? कहीं E नेट E1 प्लस E2 के इक्वल तो नहीं है, और R नेट R1 प्लस R2 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे दो से ज्यादा EMF होते, सेल होते, तो आप E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 लिख रहे होते, और माइनस यहाँ पे कॉमन लेकर I R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 लिख रहे होते, हाँ या ना? तो इसका मतलब अब कुल मिलाकर बात ये है कि इस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा कि इक्विवेलेंट EMF E net will be equal to sum of the EMF of all the cells connected in series। याद रहेगा, या रेड पेन से बॉक्स बना के हाईलाइट करके स्टार बना के लिखूं। और इसी तरीके से अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो R नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? ये याद रखना है, ये तो सेल जब भी सीरीज में कनेक्ट होंगे तो आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये याद रखना और एक ये बनाना। इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए E1 प्लस E2 कर दो सीधा, और R नेट फाइंड करने के लिए दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सीधा ऐड कर दो। सिंपल है, चलें आगे। बच्चों जरा ध्यान से देखना, एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। इसमें तुम्हें कुछ नजर आया? इसका EMF है E1, E2, E3, E4, E5, E6। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, R4, R5, R6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। समझ में आ गया? कोई मुझे बताएगा बच्चों E नेट EMF कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट EMF कितना होगा बच्चों? आप चेक करो, ये सभी सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में। और अगर ये सीरीज में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इनका क्या हो जाएगा सब बच्चों? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस माइनस E4 प्लस माइनस E5 प्लस E6। तुम्हें समझ में आया ये दोनों माइनस क्यों है? नहीं आया? तो बेटा आंखें खोलो, इधर देखो। पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। सही है? पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आप चौथे वाले में चेक करो, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो उल्टा नहीं हो गया कॉम्बिनेशन? चेक करो यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो इन दोनों का EMF कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। कोई दिक्कत? बच्चों क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E6 माइनस ब्रैकेट E4 प्लस E5। मतलब जो उल्टे लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है? उल्टे लगे हुए का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों, उन दोनों को ब्रैकेट में डाल के प्लस करके माइनस कर दो इस कॉम्बिनेशन से। सही है गलत? याद रहेगा? कोई मुझे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताएगा? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सबका सम कर देते हैं, हाँ या ना? पर क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है, जैसे उल्टे लगे हुए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस
यानी रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है, चाहे सेल उल्टे लगे हों या सीधे लगे हों, रेजिस्टेंस पर प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ ऐड ही होगा। कोई दिक्कत? चले आगे करना है आज बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स लगे हुए हैं इस बार कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। खत्म कर दे इसको भी जल्दी से, करें शुरू। बच्चों चेक करो, ये एक सेल है और ये एक सेल है। क्या एक काम करते हैं बच्चों, डायग्राम है यहां बना देते हैं, यहां पे इसकी पिक्चर बना देते हैं। जैसे चेक करो, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है E1, और ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं B। और बच्चों इन दोनों को पक्का हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यही हम करने जा रहे हैं, सीरीज में यही करा था। तो पक्का यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक सेल जिसका ईएमएफ होगा इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब मुझे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट में रिलेशन फाइंड करना है या इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे बच्चों? बच्चों देखो, पहली बात तो पहले तुम्हें इसको डिफाइन करना आना चाहिए। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप कब कहोगे कि दो सेल पैरेलल में? अगर सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो बहुत सारे सेल हैं, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और सभी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल एक कोई दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे सेल्स को क्या कहा जाएगा? कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स are connected to one common single point and the negative terminal of all the cell is connected to the one common another point, then the cells are said to be connected in parallel। लिख लोगे या लिख के दूं? क्लियर हो गया? बच्चों यहाँ पे चेक करो, क्या इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? यस, क्योंकि पैरेलल में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ सेल्स इज सेम, जबकि करंट दोनों में अलग अलग होगा। मान लो बच्चों यहाँ पे करंट आया I, तो ऊपर गया I1, नीचे गया I2। सही है गलत? तो करंट विल बी डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट सेल। हाँ या ना? तो जो टोटल करंट होगा वो I1 और I2 को जोड़ के ही तो आएगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ I, इसको बच्चों कैपिटल I बोलो, स्मॉल I बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैपिटल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा गया था VAB और VBC, तब जाके V नेट आया था। इस बार हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? करंट, क्योंकि करंट दोनों रास्ते अलग अलग डिवाइड हो गए ना। अब आप चेक करो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। हम जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। सही है गलत? तो बच्चों फर्स्ट सेल की अगर बात करें तो वो भी VAB के बीच में ही लगा हुआ है, A और B पॉइंट के बीच में ही है वो भी। तो E1 माइनस IR1 हो जाएगा। और अगर VAB की बात करूं तो नीचे वाला सेल भी उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। हाँ है ना? तो ये हो जाएगा E2 माइनस IR। सही है गलत? बच्चों यहां से चेक, इसको ना मेरे हिसाब से काम करो,
इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहां से करंट की वैल्यू निकालते हैं। चेक करना क्या हो जाएगा, V प्लस IR1 इक्वल टू E1। IR1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाय E1 माइनस V अपॉन, अभी कुछ नहीं है, और मुझे क्या चाहिए, I1 R1 है ना, यहाँ I1 R1 आएगा, तो यहाँ I1 आएगा, तो मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 यहाँ से हटाऊंगा तो R1 यहाँ पर आ जाएगा। सही है गलत? ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से बच्चों मैं सीधा I2 लिख दूं, E2 माइनस V बाय R2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? देखो मेरी बात सुनो, जैसे VAB इक्वल टू E1 माइनस IR1 था, ठीक उसी तरीके से VAB इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉरी I2 R2, तो यहाँ से I2 की वैल्यू भी आपके पास यही आएगी। मैंने इसी को देख के डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप चेक करो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किसमें पुट करोगे, इन दोनों की वैल्यू किसमें पुट करोगे, फर्स्ट में तो करोगे, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर दो पुट। चेक करो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1। बच्चों R1 दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और प्लस I2 करना है, I2 की वैल्यू ये रही, तो प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, तो R2 दोनों के अपॉन में सेपरेट कर दूं, तो ये हो गया अपॉन में R2 अपॉन में R2। अब इसको सॉल्व करो, I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस दोनों में V कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत? इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एक सेकेंड, प्लस I आएगा ना, माइनस I, ठीक है। और इसको जरा सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास V, इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं हम चाहे तो। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, R1 R2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। सही है? अब बच्चों चेक करो, जब ये टर्म मल्टीप्लाई में जाएगा दोनों तरफ, तो और इसको भी सॉल्व कर दो, मैं तो कहता हूं इसको भी सॉल्व कर दो, इसको भी सॉल्व कर दो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, R1 R2, ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस I। सही है गलत? चेक करो, देखो ये V वाला टर्म इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये रहा, और I इधर आके माइनस का हो गया। कोई दिक्कत? अब आप चेक करो, V को अगर मैं यहीं रहने दूं, तो ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोनों में, और R1 प्लस R2 दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, चेक करो, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, यही काम इसका I के साथ करना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो I के साथ आ जाएगा हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो, R1 R2 से R1 R2 कट गया, तो कुल मिला के हमारे पास V की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो जरा चेक करो, हम जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है।
इस इक्वेशन को जरा इससे कंपेयर करना, v ये रहा, इस ब्रैकेट में जो भी नजर आ रहा है वो E जैसा लग रहा है, E नहीं है, E जैसा लग रहा है, और ये रहा माइनस आई आर, आई के साथ देखो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ या ना, यानी R की जगह हमें क्या दिख रहा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ या ना। तो बच्चों चेक करना, अगर मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की बात करूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, चेक कर लो। यानी जब भी सेल पैरेलल में लगे होंगे तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। और बच्चों इसमें एक चीज और देख लो, इसमें एक फॉर्मूला मैं तुम्हें और बता देता हूं, एक सेकंड बच्चों, ये पूरा नोट डाउन कर लोगे, इरेज कर दूं, कुछ पार्ट मुझे इरेज करना है, यहां तक क्लियर है। देखो मेन इक्वेशन ये है, इसको जब हमने इससे कंपेयर करा तो हमें एटलीस्ट देखो E की जगह हमको ये पूरा नजर आ रहा है, पर इसमें R भी है तो हम नहीं बोल सकते कि ये EMF है पूरा, लेकिन I के साथ तो R वाला ही टर्म है पूरा, इसको देख के पता लग गया कि R इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड करेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन EMF अभी तक हमने फाइंड नहीं कर पाया, वही मैं करने जा रहा हूँ, मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अभी फिलहाल मैं नंबर दे रहा हूं 1, इस इक्वेशन को नंबर दे रहा हूं 1, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को वापस से डिवाइड कर दूं R से तो क्या होगा बच्चों, जरा चेक करो, ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूं E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस पूरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, R इक्विवेलेंट से, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, सॉरी एक सेकंड, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमने E इक्विवेलेंट को किससे डिवाइड किया था, R इक्विवेलेंट से, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और इसमें एक बात याद रखना, E इक्विवेलेंट कभी भी आप इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस 1 by R4, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। चले आगे, चले आगे। बच्चों एक छोटी सी चीज इसमें और बताना चाहता हूं, जैसे मान के चलो एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, जरा चेक करो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, जल्दी बोलो। पैरेलल ही है ऑब्वियसली, हाँ या ना। इसका ईएमएफ है E1, इसका है E2, इसका E3, इसका E4, इसका इंटरनल R1, इंटरनल R2, इंटरनल R3, इंटरनल R4, सही है। अब मुझे बताओ इसका R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि चारों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन, कोई दिक्कत। और बच्चों ये भी बता दो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4। बच्चों यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि चेक करो ये वाला सेल उल्टा लगा हुआ है, देखो इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, बट यहाँ माइनस है।
इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो ये सेल जो सर्कल क्या हुआ, ये उल्टा लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस E3/R3 आ गया। कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को अभी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक अभी भी रहता है, इसका नाम है पावर। मेरे ख्याल से ये सभी को पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, VI। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर मैं यहाँ पर V की जगह IR पुट कर दूं, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा। और बच्चों I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसी में अगर I की जगह V/R डाल देंगे तो V का पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V into V/R, which means V²/R। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। कोई दिक्कत? इसके अलावा किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पक्का उसमें हीट भी जनरेट होगी, बोलो हाँ। और हम सब जानते हैं उसका फॉर्मूला I²RT होता है, हाँ या ना। लेकिन ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से, मैं बताता हूं बच्चों। H फॉर हीट एनर्जी, हीट इज अ एनर्जी, एनर्जी का वर्क डन के इक्वल फॉर्मूला होता है। चेक करो, एनर्जी और वर्क डन की SI यूनिट और फॉर्मूला सेम होता है। और वर्क डन कर कौन रहा है बच्चों, सेल या बैटरी, हाँ या ना। और वर्क डन का देखो बच्चों, फॉर्मूले मैंने इस वाले सेक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो चेक करो, वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू Q। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, V इंटू Q, हाँ या ना। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, समझ में आ गया। अब आप चेक करो Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT, ठीक है। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT। और V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, IR। तो V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे IR किया था ना, ये IR पुट कर दिया, और ये IT पहले से ही है। तो H का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो तुम्हें ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला, याद रहेगा। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से देखना। पावर स्टेशन जहां पर बिजली बन रही है, वहां से अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, पावर ट्रांसमिशन करना है, तो याद रखना वहां पे जो पावर लॉस होती है वो क्या होता है, पावर लॉस। और यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है बच्चों, कंडीशन है रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इज, तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस, देखो वायर जो आपने यूज करे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहा होगा ना ऑब्वियसली। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। पावर का फॉर्मूला I², और I की जगह आप पुट कर दो V/R, ओ सॉरी बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। लेकिन मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पावर भी, पावर लॉस भी कांस्टेंट ही होगा। तो PC इज इक्वल टू I²RC। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, VI। तो क्या मैं I की जगह P/V पुट कर सकता हूं, I की जगह P/V पुट कर सकता हूं। तो चेक करो, PC इज इक्वल टू P/V, P²/V² इंटू RC। तो यहां से चेक करो, PC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V² हो गया। इससे ये पता लगता है वोल्टेज जितना ज्यादा होगा पावर लॉस उतना ही कम होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करनी है और आप चाहते हो पावर लॉस कम हो, तो आप हाई वोल्टेज पे भेजो।
इसीलिए तुमने देखा होगा जो हाई ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, द्वारका में देखे होंगे जगह जगह 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट हाई वोल्टेज पर ट्रांसफर होता है, क्योंकि कम वोल्टेज पे भेजेंगे तो जरूर, पर वहां पहुंचेगा कुछ नहीं, क्योंकि सारा पावर लॉस हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज जितना ज्यादा होगा पावर लॉस उतना ही कम होगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ बच्चों तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।